Good afternoon, everyone. Today we are going to start with first chapter of ninth class of biology. अगर हम बुक में देखेंगे तो फिफ्थ चैप्टर है साइंस की बुक में, और अगर हम बायोलॉजी का कंसीडर करें तो फर्स्ट चैप्टर हम इसको बोल सकते हैं। वैसे फिफ्थ चैप्टर है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल को अगर हम डिफाइन करते हैं, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ जो है द स्मॉलेस्ट comma structural and fundamental unit of लाइफ। ये है हमारी सेल की डेफिनेशन, जो हम बेसिक डेफिनेशन आज तक जो है हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर हम डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। अगर हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 के अंदर सबसे पहले जो है सेल को डिस्कवर किया था या जो है एग्जामिन किया था। वो क्या कर रहे थे, वो एक कोर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन कर रहे थे, और ये कोर्क उनको मिली थी बार्क ऑफ ट्री से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब आप नाइन्थ क्लास की अगर हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी का एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि हु एंड हाउ डिस्कवर्ड द सेल, कि सेल को किसने और कैसे डिस्कवर किया। तो अगर हम सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले उसका बेसिक आंसर हम अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या करेंगे कि इन 1665 रॉबर्ट हुक ने जो है सेल को डिस्कवर किया था while examining the core of the bark of a tree। जब वो इसको एग्जामिन कर रहे थे बार्क को, तो उनको क्या दिखा था, some honeycomb like structure, honeycomb like structure। ये जो honeycomb like structures क्या थे, हनीकॉम्ब का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता या वास्प का जो छत्ता होता है, उसके अंदर मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो आपको यूं कंपार्टमेंट्स दिखते हैं इस तरीके के। जब हम छत्ते की बात करते हैं तो इस तरीके से कंपार्टमेंट्स आपको दिखते हैं। तो ऐसा ही रॉबर्ट हुक को 1665 में दिखा था कि जो है जब वो कोर्क को एग्जामिन कर रहे थे बार्क ट्री की बार्क की, तो उनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे। दो दिस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन्स मैनी कंपार्टमेंट्स। तो इस तरीके से इन कंपार्टमेंट्स में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको जो है सेल बोला गया था। अगर हम सेल की बात करें ना, अगर हम डेफिनेशन से देखें, अब हम आते हैं डेफिनेशन पे कि सेल है क्या एक्चुअल में। ये तो हुई डिस्कवरी की बात कि रॉबर्ट हुक ने कोर को एग्जामिन करते टाइम 1665 में हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे थे, जो कि जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, और उन कंपार्टमेंट्स को इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को अगर हम लेंगे तो हम उनको जो है हम सेल जो है वो बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात आती है स्मॉलेस्ट क्यों बोला है हमने। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट के केस में क्या है, जब हम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन को देखें, अब हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं
कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो है फॉर्मेशन किस तरीके से होंगी, बेसिक यूनिट्स क्या रहेंगी उसकी। तो सबसे अब इसी से हम जो है हम क्लियर करेंगे कि स्मॉलेस्ट क्यों बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सेल्स होंगी, सबसे छोटी यूनिट होगी सेल, और सेल मिलकर बनाएंगे आपके टिश्यू, टिश्यू मिलकर जो है वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से आपका बनता है, ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और इस ऑर्गन सिस्टम से फिर जो है ऑर्गेनिज्म। तो इसी फ्लोचार्ट को हम समझते हैं कि ये फ्लोचार्ट हमें क्या बता रहा है। अगर हम इस फ्लोचार्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी है, जहां से स्टार्ट होगा, वो रहेगी हमारी सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट है ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स द टिश्यू, जो है ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर जो है टिश्यूज बनाएंगे, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर जो है हमारे ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएंगे तो वो हमारा बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ेंगे तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक आपका फ्लोचार्ट है कि ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए किस तरीके से क्या स्टेप्स होते हैं। तो हमने स्मॉलेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि अर्लीस्ट स्टेज जहां से स्टार्ट होना है इंडिविजुअल की फॉर्मेशन का बिल्कुल बेसिक स्टेप है हमारा सेल, तो इसीलिए हम इसको स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात है हमारी स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं। स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर एक इंडिविजुअल की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी है। अगर बॉडी की सेल के बिना अगर हम किसी स्ट्रक्चर को सोचें, इमेजिन करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप क्या बताएंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, या बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दैट्स व्हाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब नेक्स्ट हमने क्या बोला था सेल को, फंडामेंटल। अब अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं, फंडामेंटल का मतलब क्या रहेगा। फंडामेंटल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो सेल है, हर एक इंडिविजुअल के जो बेसिक फंक्शन है, बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस है, वो बेसिक फंक्शंस जो है वो सेल परफॉर्म करती है। अगर सेल प्रेजेंट नहीं है, तो वैसे तो अगर सेल ही नहीं है तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इमेजिन नहीं कर सकते। तो सेल के बिना फंडामेंटल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑल बेसिक फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स। बॉडी के जो भी फंक्शंस होंगे, सारे के सारे बेसिक फंक्शंस जो हैं वो सेल द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। तो ये आपने देखा कि व्हाई सेल इज नोन एज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन। अब नेक्स्ट जब हम आगे सेल की बात करेंगे, अब आगे डिस्कस करेंगे कि सेल को हमने देख लिया कि हर एक इंडिविजुअल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बना है। अब इसी केस में हम सेल के स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर सेल्स का नहीं होता कि हम ये बोल दें कि सारे की सारी सेल्स आपको स्फेरिकल मिलेंगे, या जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर्स की सेल्स मिलेंगी, या जो आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेल्स मिलेंगी। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो है वो सेल का फिक्स
नहीं होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे जैसे हम अलग अलग सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स के टाइप के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। जैसे अगर हम ओवम की बात करें तो आपको इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। एग या ओवम की अगर हम बात करते हैं कि ये एग या ओवम का स्ट्रक्चर है। अगर हम स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो जो है आपको थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा स्पर्म। अगर हम जो है बर्ड सेल्स की बात करते हैं तो इस तरीके का जो है आपको स्ट्रक्चर जो है वो मिल सकता है। अगर हम जो है नर्व सेल्स की बात करते हैं तो नर्व सेल्स के केस में भी जो है आपको अलग तरीके का इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर जो है वो मिल सकता है। तो ये सारी चीजें थी आपकी कि जो है स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा। अब स्ट्रक्चर के बाद बात आती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें किस टाइप की सेल्स मिलेंगी, ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमने सेल को देखा, स्ट्रक्चर को देखा, अब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, हम इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में अब बात आती है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे। साइंस के केस में आप याद रखिएगा कि जो 80-90% जो वर्ड्स होते हैं ना वो खुद को एक्सप्लेन करते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। जब यूनि, इसी वर्ड को देख लेते हैं हम, यूनि मीन्स सिंगल या वन। सेलुलर की बात करें तो सेल, मल्टी मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। दैट वर्ड ने ही खुद को जो है वो डिफाइन कर दिया है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। जो एक सिंगल सेल ने ही जो है आपका एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बना दिया है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहां पे एक सिंगल सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर रही है। एक सिंगल सेल ही जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रही है। अगर हम एग्जांपल की बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, अगर हम एग्जांपल देखें तो बहुत कॉमन एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, तो these are the some common example of unicellular organisms। तो इसमें क्या होगा कि एक सिंगल सेल ही जो है आपकी वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह जो है वो काम करेगी। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर अब बात करते हैं हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल्स या मैनी सेल्स, जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर जो बने हैं उनको हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब जो हैं इंडिविजुअल, जब हम वहां पे देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर किसी इंडिविजुअल की फॉर्मेशन की है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेलुलर है। हम प्लांट्स की बात कर लें
हम जो है एनिमल्स की बात करें, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की भी अगर हम बात करें जहाँ पे जो है मोर देन वन सेल प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात हुई हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेल के बारे में कि सेल का अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर को लेकर के। अब अगर आप सेल की बात करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं, तो जो सेल है, सेल को सबसे पहले अगर आप देखोगे कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कोई भी सेल है हमारे पास, कोई भी एनिमल सेल को ले हम, या जो है हम प्लांट सेल की बात करें, बेसिक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि सेल के केस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि हम सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसको दूसरा नाम हम क्या देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर, अब इसके बाद सेल के अंदर जो भी कंटेंट हमारा प्रेजेंट है, आपको इसमें जो है न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, और स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे सेल ऑर्गेनिजम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, और स्ट्रक्चर्स भी आपको वो देखने को मिलेंगे। तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है हमारा, अब हम इनको डिस्कस भी करेंगे। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बाकी इस न्यूक्लियस के अलावा अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस मेम्ब्रेन ने न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर कर रखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेसिक हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अभी आज की क्लास में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं और बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन क्या है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जिसने सेल कंटेंट को कवर कर रखा है। तो इसको हम ये भी बात सकते हैं कि outermost layer that covers the cell content और साइटोप्लाज्म। सेल कंटेंट की बात कर ले या साइटोप्लाज्म की बात कर ले, तो जिसने सेल कंटेंट को कवर कर रखा है, साइटोप्लाज्म को कवर कर रखा है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। देखो याद रखने का तरीका क्या है, सेल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जिसने सेल कंटेंट को कवर किया है। अगर आपको बाय चांस याद नहीं रहता है तो फिर से वर्ड के ऊपर जाना आप, सेल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जिसने सेल को कवर कर रखा है, जिसने सेल के पूरे मटेरियल को, सेल कंटेंट को कवर किया है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। और ये कैसी है आपकी, ये क्या कर रही है, किसको डिसाइड कर रही है, द स्ट्रक्चर और द सेल मेम्ब्रेन डिसाइड्स द शेप ऑफ दैट सेल। सेल का शेप डिसाइड कौन कर रही है, यहाँ पे कौन दे रही है उसको शेप, बाहर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस सेल के स्ट्रक्चर को है वो डिसाइड कर रही है। तो पहली चीज तो हमने, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, सबसे पहली चीज क्या देखी अपने, आउटर मोस्ट कवरिंग या
outermost layer of the cell that covers the cell content। सेल के अंदर आपका जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि शेप को डिसाइड कर रही है, और फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। इट प्रोटेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द सेल, क्योंकि कवर कर रखा है सेल कंटेंट को तो प्रोटेक्शन का काम करती है। तो आउटरमोस्ट लेयर को सेल को आउटरमोस्ट लेयर है, कवरिंग है। दूसरा क्या है, सेल की शेप को डिसाइड करती है। तीसरा क्या रहेगा आपका कि जो है प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो फोर्थ है और सबसे बेसिक और याद रखने वाली चीज है जो कि आगे आपको 9th के बाद 10th 11th 12th BSc MSc उनके बाद भी जो हेल्प करेगी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है। ये सेमी परमिएबल है, सिलेक्टिव मटेरियल को सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। सारा मटेरियल, कोई भी मटेरियल यहाँ जो प्रेजेंट है वो सेल से बाहर नहीं जा सकता या बाहर से सेल के अंदर नहीं आ सकता है। ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है कि वो सेल के बाहर या सेल के अंदर जो है वो आ जा सके, मूवमेंट हो सके, उनकी एक्सचेंज हो सके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, सेमी परमिएबल। हम सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल क्यों बोल रहे हैं? सेमी मींस हाफ। हाफ का मतलब कोई आधा कटा हुआ नहीं, हाफ या सेमी का मतलब क्या है कि मान लो ये कोई आपकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपके कुछ सब्सटेंसेस हैं, इस साइड भी कुछ सब्सटेंसेस है, तो ये सभी सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगी। ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको सिर्फ बात को ध्यान रखना है कि जब आप सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेल कंटेंट को कवर कर रखा है, और सेल के अंदर या बाहर सिलेक्टिव मटेरियल जो है आपका उनकी मूवमेंट को अलाउ करती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर करें कि व्हाई सेल इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके पास कि सेल अलाउज द एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट ऑफ selected material, not all, it only allows the transport of selected material inside or outside the cell या through the semi permeable membrane। तो अपने अंदर से जो है ये selected substances की मूवमेंट को ही अलाउ करती है, इसीलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये तो बात की हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब कुछ बेसिक टर्म्स है बेटा जो आपको याद रखनी है और बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपकी आगे फर्दर जब आप सेल्स के बारे में या जब आप बायोलॉजी स्टडी करेंगे तो ये टर्म्स आपको आगे बहुत हेल्प करेंगी। जो यहाँ पे मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म। अगर आप साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बेसिक बात जो याद रखनी है आपको वो क्या रहेगी आपकी कि
वर्ड के ऊपर जाएंगे, साइटो, वर्ड को तोड़िए, साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड कंटेंट। तो द लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इससे आसान डेफिनेशन आपके लिए नहीं हो सकती कि सेल के अंदर जो भी आपका ये फ्लूइड कंटेंट है, लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड और फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और इसमें से सिर्फ आप क्या निकालेंगे बाहर, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी आपका लिक्विड कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसको आप क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। एक वर्ड और आता है बेटा आपका, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को आपने देखा कि लिक्विड कंटेंट। अब अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो दोनों बिल्कुल सेम से ही वर्ड है, दोनों की डेफिनेशन की अगर आप बात करोगे तो बिल्कुल सेम रहेंगे। एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म में आपने क्या देखा, द फ्लूइड और लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। तो वो तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। तो जब हम न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर लेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ये तो बात हुई साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट जो वर्ड था आपके पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में जब हम सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप न्यूक्लियस के बाहर आपने देखा था कि दो टर्म्स देखी आपने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन वर्ड्स को देख लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, तो अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द सेल, तो उसको मैंने बोल दिया था सेल मेम्ब्रेन, सेल या सेल कंटेंट। ऐसे ही द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द न्यूक्लियस और द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन्स लिक्विड और फ्लूइड कंटेंट। सो द if we are talking about nucleoplasm, it is the liquid or fluid content present inside the nucleus. The liquid or fluid content present inside the nucleus is known as nucleoplasm. So this is all about the basic structure. इसके अंदर आपको और सेल ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स को हम सेपरेटली एक कंप्लीट क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है, और बाकी सेल ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि इस तरीके से है। अब इस अंडरस्टैंडिंग के बाद एक टर्म और आती है, जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो आपने सुना होगा या आपको आगे याद रखना है इन वर्ड्स को। दो आपने वर्ड्स आप बहुत सुनेंगे आगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। फिर से बेटा वर्ड बहुत बड़े लग सकते हैं, आपको देखने में बहुत बड़े लगेंगे, अजीब लगेंगे, लेकिन आपने जो मैंने आपको एक तरीका बताया है, सबसे पहले आप जाएंगे वर्ड के ऊपर कि वर्ड क्या बता रहा है। प्रो, वर्ड को तोड़ो,
प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब अगर हम इन वर्ड्स की बात करें, प्रो मीन्स पहले, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, ऐसे ही यू मीन्स ट्रू। कैरियोट्स हमने जैसे पहले बात की, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, कैरियोट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस। जैसे ही हम वर्ड के ऊपर गए आपको टर्म बिल्कुल साफ हो गई है, आपको कुछ भी रटने का इसमें नहीं रहेगा। प्रोकैरियोट्स यानी न्यूक्लियस से पहले, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर grouped under prokaryotes, and those organisms which contains true nucleus are considered under eukaryotes। तो जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो यूकैरियोट्स में आएंगे, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है वो आपके प्रोकैरियोट्स रहेंगे। इजी है, प्रो मीन्स पहले, तो न्यूक्लियस जिनमें नहीं है वो आपके प्रोकैरियोट्स हैं, और यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है आपका वो आपके यूकैरियोट्स हैं। अब इसके अलावा कुछ और आपको याद रखने के लिए मैं डिफरेंस बताता हूं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स सबसे पहले न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस हम लिख सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इज absent। In case of eukaryotes, true nucleus is present। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके। उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस रहेगा, फर्स्ट के बाद जो सेकंड रहेगा आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर absent। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, हम कल सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। आज हम मैं सिर्फ आपको एक दो एग्जांपल का देता हूँ। प्रोटोप्लास्ट या जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं जिनको जो मेम्ब्रेन बाउंड है उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर absent इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे क्या होगा आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। थर्ड जो है डिफरेंस आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent। और जो यहाँ पे रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस ट्रू या फॉल्स कैसे हो सकता है, तो ये डिसाइड करती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस को जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उस कंटेंट को अगर एक मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है, इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देन दिस इज नोन एज ट्रू न्यूक्लियस, एंड इफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज absent, there is no
covering of genetic material by nuclear membrane, then that structure is known as nucleoid. ये आपको याद रखना है। आगे हायर क्लासेस के लिए आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। अभी तो आपका काम चल जाएगा कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है, सिर्फ इस चीज से। लेकिन आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, तो वहां पे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रू न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस कब होगा आपका, जब आपका जो सेल जो न्यूक्लियर मटेरियल, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है, उस कंटेंट को आपके जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है, तो वो आपका ट्रू न्यूक्लियस है। अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। सेल के बारे में तो हमने डिस्कस किया है। अब बात आती है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। बहुत आसान सा है, समझेंगे तो जब आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आप जिंदगी में कभी भी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को नहीं भूलेंगे। सबसे पहले अगर हम प्लांट सेल की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर तो चलो आपको दूसरी चीजों से भी मिल जाएगा। आज सिर्फ हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज प्लांट सेल और दिस इज द एनिमल सेल। वो स्ट्रक्चर आपके डिफर करते ही हैं। तो अगर हम सबसे पहली चीज देखें, सबसे फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट और यहाँ पे सेल वॉल इज एब्सेंट। अब बात आती है कि आपने सेल मेम्ब्रेन तो हमने डिस्कस किया, ये नया वर्ड सेल वॉल क्या आया है और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट क्यों नहीं है फिर। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें, जब मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि सेल कंटेंट जो है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सेल कंटेंट को कवर करती है, वो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल देयर इज ए हार्ड या रिज्ड प्रोटेक्टिव लेयर इज आल्सो प्रेजेंट। देयर इज ए रिज्ड सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो ये सेल वॉल जो कवर कर रही है आपकी सेल मेम्ब्रेन को, तो आउटर मोस्ट लेयर जिसने सेल मेम्ब्रेन को भी कवर किया है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और ये कैसी होती है आपकी, हार्ड या रिज्ड। और प्लांट तो ये इसका रोल क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर। अब बात आती है कि सेल वॉल अब एनिमल्स में क्यों है, नहीं है, प्लांट्स में ही सिर्फ क्यों है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एनिमल्स के केस में क्या है, हम जो है खुद को, एनिमल्स जो हैं वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। कैसे, वैसे तो दूसरों को हार्म ही करते हैं, लेकिन खुद को भी जो है प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा
सर्दी लगती है, आप बाहर हैं, बाहर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा आपको सर्दी लग रही है, आप आग के पास चले जाएंगे, आप कपड़े पहन लेंगे, अंदर आ जाएंगे, आंधी तूफान आता है आप अंदर भाग आएंगे, बारिश आएगी आप अंदर आ जाएंगे। तो हम क्या हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स इधर से उधर जो है वो भाग नहीं सकते कि बारिश आ गई वो भाग के कहीं छुप जाएं, या जो है आंधी आ रखी है भाग के जो है किसी हाउस में, घर में घुस जाए। तो इस तरीके का प्लांट्स के पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो उनको क्या है, अपने सेल कंटेंट को, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए प्लांट्स के केस में क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग है, और इस हार्ड कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। ये कैसी रहेगी, आपकी हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होगा, और इसका काम क्या रहेगा, प्रोटेक्शन का। तो आपको याद रखना है, प्लांट्स खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप वो जो है उनको पत्थर फेंक के मार रहे हैं, तो आप ऐसे आपका हाथ पकड़ रहे हो या उस पत्थर को कैच करके दोबारा आपके ऊपर फेंक रहे हैं, तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म प्लांट्स के पास नहीं होता। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए क्या है, नेचर ने उनको क्या दिया है, सेल वॉल, जो कि उनको डैमेज से, आउटर डैमेज से, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये बात हुई कि दैट्स व्हाई सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस, जो बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है वो यही है कि इन केस ऑफ प्लांट सेल, cell wall is present, and in case of animal cell wall is absent। अगर हम नेक्स्ट देखें, सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड डिफरेंस आपका आता है साइज को लेकर के। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली plant cells are larger in size, and animal cells are smaller in size। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन रहेगा, वो रीजन हम इसी पॉइंट में डिस्कस कर लें या अलग से सेपरेट बना लें, कि इन केस ऑफ प्लांट्स plant vacuoles are less in number but large in size। In case of animal cells, vacuoles are more in number but smaller in size। अगर हम वैक्यूल्स की बात करते हैं, साइज बड़ा क्यों है प्लांट सेल का या प्लांट्स का भी, नॉर्मल अगर हम कंपेयर करें, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द वैक्यूल्स। अगर हम एनिमल्स के केस में देखें तो वैक्यूल्स का नंबर कम है, लेकिन प्लांट वैक्यूल्स का साइज बड़ा है। एनिमल्स के केस में अगर हम इन्हीं वैक्यूल्स को देखेंगे, दे आर मोर इन नंबर बट स्मॉलर इन साइज। वैक्यूल्स बड़ा होगा, उसको स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, सेल का साइज बड़ा होगा। वैक्यूल्स का साइज छोटा है तो सेल में इसको स्पेस कम चाहिए, तो सेल का साइज जो है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल रहेगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको वैक्यूल्स की, कि और ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लांट्स को मटेरियल को स्टोर करके रखना पड़ता है, तो स्टोरेज के लिए, उसके वेस्ट मटेरियल के डिग्रेडेशन के लिए, बाकी चीजों के लिए जो है यहाँ पे वैक्यूल्स का साइज बड़ा है।
एनिमल्स को इस तरीके का कोई रोल प्ले नहीं करना होता, तो वहां पे वैक्यूल्स का साइज जो है वो छोटा होता है। ज्यादा जरूर मिलेंगे नंबर में, लेकिन साइज जो है वो छोटा होगा। तो इसीलिए इन केस ऑफ प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर लेस इन नंबर बट लार्ज इन साइज, एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल वैक्यूल्स आर मोर इन नंबर बट स्मॉल इन साइज। तो ये बात थी आपके साइज को लेकर के। दूसरा और बेसिक एक और डिफरेंस हम बात कर सकते हैं, फोर्थ डिफरेंस जो हम देखें कि इन केस ऑफ प्लांट्स सेंट्रियोल्स centriole is absent, और in case of animal cell centriole is present and it present with centrosome. सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, आगे जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में देखिएगा कि सेंट्रियोल होता है जहां से आपके स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं और सेल डिवीजन में जो हेल्प करेंगे। तो प्लांट्स के केस में ये सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल के केस में सेंट्रियोल्स, बेसिक डिफरेंस ये बुक्स के अंदर आप ढूंढेंगे, बड़ी मुश्किल से आपको ये सारे डिफरेंस मिलेंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और बहुत सारे मिल जाएंगे कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी, ये जो नॉर्मल डिफरेंसेस है। लेकिन जो मेन है, जो आगे आपकी हेल्प कर सकते हैं हायर क्लासेस में, आपकी हेल्प जो कर सकते हैं कि सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के केस में अगर आप प्लांट्स के सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं ना, एनिमल में प्रेजेंट होंगे सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल में एब्सेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप प्लांट्स के केस में देखेंगे तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट क्यों है? क्योंकि प्लांट सेल के केस में जहां पे जब न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है आपके स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज याद रखनी है, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पे सेंट्रियोल्स की जरूरत नहीं पड़ती प्लांट्स के केस में। अब एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है आपका? प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, और in case of animal cells plastids are absent। ऐसा क्यों? अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो ये क्या है? वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स को कैरी करते हैं। क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा। तो ये प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम इन प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स के केस में क्या है? प्लांट्स के केस में क्यों प्रेजेंट है? प्लांट्स क्या है आप सबको भी पता है, ऑटोट्रोप्स हैं। आगे टर्म्स डिस्कस करेंगे या हम नॉर्मली भी देखेंगे। अपना जो फूड है, खाना जो है वो खुद बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कहें या हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण कहें, वो ये खुद से करते हैं, जिससे कि जो है ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। अब जो बच्चे हैं बहुत सारे ये भी कह सकते हैं कि नहीं हमारी मम्मी तो जो है वो डेली खाना बनाती है, तो हम ये कैसे मान लें कि एनिमल्स जो है वो खाना नहीं बनाते खुद से? तो हम यहाँ पे बेटे
वो रोटी चावल सब्जी की बात नहीं करते, यहाँ पे हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जो कि आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं, खाने में प्रेजेंट होते हैं और जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बनाए जाते हैं उस फूड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फोटोसिंथेसिस से जो है ऑक्सीजन और वाटर से मिलकर के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं, तो वो जो फूड बना जो आपका उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लांट्स अपना खाना क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है, लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं, तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। एनिमल्स के पास भी अगर इमेजिन करें कि अगर हमारे पास भी ऐसा सिस्टम कुछ होता कि हमारे अंदर जो है लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट है, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोस्टली जो इंसान का इतना टाइम जाता है, लोगों का इतना टाइम जाता है, वो किसमें जाता है भाई? खाना बनाए खाएं, इतनी मेहनत बचती है। तो कितना हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि हम पहले क्रॉप्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, खाना बना रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर उसके अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको हम लेते हैं बॉडी के अंदर, उसके बाद अब्जॉर्ब करते हैं, इनटेक करते हैं, फिर उनका डाइजेशन होता है, उसके बाद हमें न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर हमारे अंदर ही अगर प्लास्टिड्स होते, लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते, तो देखिए कितनी मेहनत बच जाती है हमारी कि हमें ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं पड़ती। जब भी हमें भूख लगती, लोग फील करते हैं कि चलो हम तो भूख लग रही है, हम तो जा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, थोड़ी देर आप धूप में बैठते 10 से 15 मिनट, खाना बनाते, फोटोसिंथेसिस होता, फूड मिलता, अपने आप उसका मेटाबॉलिज्म होता रहता। कितना इजी होता है होती चीज़ें। ये तो इमेजिनेशन की बातें हैं। वापस आएंगे हम यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं यही चीज़ है कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसके लिए उनको क्या है, वो किससे बना रहे हैं? सनलाइट से। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो फूड जो बन रहा है वो लाइट एनर्जी से हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास लाइट को, उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए प्लास्टिड्स होने चाहिए प्लांट्स के पास, तो वो क्लोरोफिल वो पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स और इन केस ऑफ एनिमल सेल्स प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। सो दिस इज अबाउट द differences between plant cell and animal cell। अब एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं जो कि है हमारा 2 टर्म्स हैं, सिर्फ उन्हीं 2 टर्म्स पे बात करेंगे हम। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। या आज यहीं पे ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन से और ओस्मोसिस से। थैंक यू।